हाँ जी दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो ट्रांसफार्मर की शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो कितनी श्रेणी में किया गया है, इसके ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है शीतलन प्रणाली के आधार पर। शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो अपने पास में ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखना है किसके आधार पर, शीतलन प्रणाली के आधार पर। अब शीतलन की आवश्यकता सबसे पहले तो यही देखें अपन भाई, शीतलन प्रणाली जो है एक ट्रांसफार्मर के अंदर शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो शीतलन या ठंडा करने की जो व्यवस्था है ये इसका जो कारण है भाई अपन को क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अपन कह सकते हैं भाई ट्रांसफार्मर के अंदर ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा अपन बोल सकते हैं या अपन कह सकते हैं भैया यहाँ पर क्या रहेगा, अपने पास में तापमान रहेगा। अपन को यदि ट्रांसफार्मर के अंदर तापमान पैदा हो भी जाए तो क्या नुकसान है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यदि तापमान पैदा होने से या ऊष्मा पैदा होने से ट्रांसफार्मर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता तो अपन को शीतलन प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऊष्मा पैदा जो होती है तो इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होती है, तो ट्रांसफार्मर का वो कौन सा भाग है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होती है। तो ट्रांसफार्मर के किस भाग में सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होती है, तो वो जो भाग है वो है अपन का वाइंडिंग। तो ये इसका जो अपन को यदि पूछें तो इसको अपन बोलेंगे वाइंडिंग। अब वाइंडिंग के अंदर सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होने का कारण क्या है, तो अपनी जो धारा प्रवाहित होती है वो वाइंडिंग से होते हुए ही धारा प्रवाहित होती है। और वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित होगी तो जूल के नियम अनुसार यदि अपन देखें तो H बराबर होता है I² RT। H बराबर क्या होता है, I² RT। इसका मतलब जहाँ से भी धारा प्रवाहित होगी ये कन्फर्म है वहाँ पर उसको प्रतिरोध मिलेगा। अब जैसे अनुपात में अपन को प्रतिरोध मिलेगा उसी अनुपात में क्या पैदा हो जाएगी, ऊष्मा। तो अपने पास में ये जो ऊष्मा पैदा हो रही है कहाँ हो रही है, वाइंडिंग में। वाइंडिंग में पैदा होने वाली ऊष्मा से अपन को क्या नुकसान हो सकता है भाई, वाइंडिंग के अंदर जो पैदा हो रही है ऊष्मा इसका नुकसान क्या है। तो अपने पास में इस ऊष्मा से क्या होगा, वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन किया गया है, वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन है या एचालक परत जो अपन ने जमाई है वार्निश की, ये इंसुलेशन की परत जल सकती है, इंसुलेशन की परत जल सकती है। और इंसुलेशन की यदि परत है जल जाएगी तो वाइंडिंगों के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। तो अपने पास में ऊष्मा यदि पैदा होती है तो ऊष्मा पैदा होने से क्या नुकसान हो सकता है, तो सबसे मोटा जो नुकसान है अपने पास में वो है अपने के पास ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगी हुई है, अपनी वाइंडिंग। यदि इस वाइंडिंग के अंदर अधिक ऊष्मा पैदा होगी तो इसके ऊपर क्या किया हुआ है, इंसुलेशन है। इससे जो तांबे के तार की जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर वार्निश की परत जो जमाते हैं, तो जो वार्निश होता है वो विद्युत धारा का एक इंसुलेटर होता है, अचालक होता है। और यदि वो वाइंडिंग का तार अधिक गर्म होगा तो उस वार्निश की परत के हटने की या वार्निश के परत के पिघलने की या उसके जलने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। और यदि इंसुलेशन की परत हट जाएगी तो फिर वाइंडिंग क्या हो सकती है, अपनी शॉर्ट सर्किट। वाइंडिंग क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट यदि वाइंडिंग होती है तो अपने ट्रांसफार्मर के जलने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। इसलिए अपने पास में इस वाइंडिंग में पैदा होने वाली जो ऊष्मा है उसको अपने नियंत्रण में रखना है, उसको एक निश्चित तापमान तक जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए व्यवस्था की जाती है किसकी, शीतलन की। इसके लिए व्यवस्था की जाती है शीतलन की। दूसरी अपने पास में शीतलन की अपने लिए व्यवस्था की जो ज़रूरत है, शीतलन में अपने पास में व्यवस्था की जो ज़रूरत है इसके लिए कौन कौन सी विधियों को काम में लिया गया है। तो शीतलन के लिए जितनी विधि काम में ली हैं उनको अपन क्या बोलें, शीतलन की प्रणाली। शीतलन को अपन बोलेंगे ठंडा करने से, और ठंडा करने की जितनी विधि हैं शीतलन प्रणाली, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ठंडा करने की विधि। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की जितनी विधि हैं वो ही अपनी शीतलन की क्या कहलाएंगी, प्रणाली।
तो ठंडा करने की जितनी विधि अपन काम में लेते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली कितने प्रकार की हैं और उनका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले अपने पास में लेते हैं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक शीतलन प्रणाली। प्राकृतिक शीतलन प्रणाली, तो प्राकृतिक शीतलन जो प्रणाली है इसको अपन कब काम में लेंगे और ये किस प्रकार से अपना कार्य करती है? तो जैसा अपन इसके नाम देखें भाई, प्राकृतिक शीतलन प्रणाली, या इसको अपन बोलेंगे नेचुरल कूल सिस्टम। तो अपने पास में नेचुरल कूल्ड जो सिस्टम है इसमें अपन को कोई एक्स्ट्रा अपन के लिए कोई काम नहीं करना है। जिस प्रकार से कोई भी वस्तु है उसको अपन यदि एक खुली जगह पे रख दें तो वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाएगी। भाई कोई भी अपन गर्म वस्तु ले और उसको अपन एक खुली स्थान पे रख दें और थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ठंडी। उसके ठंडे करने के लिए, उसको कूल करने के लिए या उसके कूलिंग के लिए अपन ने किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो क्या हुई, ठंडी। तो वो किस विधि से ठंडी हुई है? प्राकृतिक शीतलन प्रणाली के द्वारा। तो इसी प्रकार से विधि काम में ली जाती है किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर। प्राकृतिक शीतलन प्रणाली जो काम में ली जाती है ये कितनी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए काम में ली जाती है? तो वो है अपन के 15 kVA तक के ट्रांसफार्मर। अब ये अपन के पास में kVA जो है ये क्या है? तो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता दर्शाई जाती है, ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? तो ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में दर्शाएंगे अपन? तो ट्रांसफार्मर की क्षमता को दर्शाया जाता है किसमें? kVA में। kVA को ही अपन बोलेंगे किलोवोल्ट एम्पियर। kVA को ही क्या बोलेंगे? किलोवोल्ट एम्पियर। और किलोवोल्ट एम्पियर में क्या दर्शाया जाता है? ट्रांसफार्मर की क्षमता। अधिक जो क्षमता वाले ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता किस में भी दर्शा सकते हैं अपन? MVA में। MVA को ही अपन क्या बोलेंगे? MVA को ही बोलेंगे मेगावोल्ट एम्पियर। तो kVA का पूरा नाम हो गया किलोवोल्ट एम्पियर और MVA का पूरा नाम हो गया मेगावोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? तो सबसे फर्स्ट आंसर अपना लगेगा kVA। अपने पास में दोनों हैं तो दोनों आंसर हैं भाई, kVA में भी दर्शाई जाती है और जो उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो क्षमता है वो दर्शाई जाती है MVA में। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में दर्शाते हैं अपन? kVA या MVA में। अपने पास क्वेश्चन आए भाई, प्राकृतिक रूप से शीतलन जो प्रणाली है कितनी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं या सभी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो हर शीतलन प्रणाली की एक सीमा है कि भाई कितने kVA तक कौन सी प्रणाली से ट्रांसफार्मर ठंडा हो सकता है। तो 15 kVA की क्षमता है या इससे कम क्षमता है, अपने पास में 10 kVA का या 5 kVA का है या 2 kVA का यदि कोई ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर को अपन किस विधि से ठंडा कर सकते हैं? प्राकृतिक शीतलन प्रणाली के द्वारा। अब इस शीतलन प्रणाली में क्या किया जाता है? तो अपन ने एक भाग पढ़ा था क्रोड, या क्रोड को ही अपन क्या बोलते हैं? कोर, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रोण। तो क्रोड, कोर या क्रोण, इसका जो आकार है वो अधिक रखा जाएगा, इसका जो आकार रखा जाएगा वो अधिक रखा जाएगा। तो क्रोड का जो आकार है, क्रोड का आकार कैसा रखा जाएगा? अधिक रखा जाएगा। इसकी जो आकार है वो अधिक रखा जाएगा। अब अपने पास में रखा जाएगा। अब अपने पास एक नया सवाल आ जाता है कि भाई क्रोड का आकार बढ़ाने से क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, अपन रोज़ घरों में चाय पीते, यदि अब एक तो अपन चाय पिए ग्लास या कप के अंदर डाल के और उसको यदि अपन रख दें तो वो चाय थोड़ा समय लेगी, उसके बाद ठंडी होगी। यदि उसी कप या ग्लास की चाय को अपन किसी प्लेट के अंदर या कटोरी के अंदर ठंडा कर देंगे, भाई एक तो अपने पास चाय का क्या है? एक तो अपने पास चाय का कप है, इसके अंदर अपने पास क्या भरी हुई है? चाय भरी हुई है। दूसरा, यदि अपने पास में इस तरीके से एक प्लेट है अपने पास में, यदि इसकी चाय को अपन इसके अंदर डाल दें तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, गिलास में रखी हुई चाय पहले ठंडी होगी या फिर इतनी ही जितनी चाय इस गिलास के अंदर आ सकती है उतनी ही चाय आपको अपन ने किस में रख दिया? प्लेट में। भाई एक तो अपन ने बराबर की मात्रा भरी चाय की, एक साथ चाय को गर्म किया अपन ने और एक साथ अपन ने उतनी ही चाय तो प्लेट में डाली है और उतनी ही चाय किस में डाली है? कप में। दो चाय की जो मात्रा है वो बराबर है, चाय का जो तापमान है वो भी बराबर है। तो अपने पास में दोनों के अंदर बराबर मात्रा में चाय डाली, दोनों जो बर्तनों में अपन ने जो चाय डाली उसका तापमान भी बराबर है। लेकिन सिंपल सा सोचें कि भाई किस बर्तन में रखी हुई चाय पहले ठंडी होगी, तो अपन
हर आदमी समझ जाएगा भाई जो प्लेट के अंदर रखी हुई चाय है ये अपने पास जल्दी से क्या हो जाएगी, ठंडी। ये जल्दी ठंडी होगी, या अपन बोलेंगे शीघ्रता से ठंडी होगी। इसका मतलब यहाँ पर ठंडा होने की जो दर है, ठंडा होने की दर है वो उच्च है। ठंडा होने की जो दर है ये कैसी है, उच्च है। ये कहाँ पर, प्लेट के अंदर। लेकिन कप में जो चाय रखी है ये ठंडी तो होगी लेकिन देर से होगी, ठंडी तो होगी लेकिन देर से होगी। इसका मतलब यहाँ ठंडा होने की जो दर है, ठंडा होने की दर है ये कैसी है, कम है। ठंडा होने की जो दर है ये कम है। अब अपन यदि दोनों में देखें भाई प्लेट में ऐसा क्या था, प्लेट में ऐसा क्या था कि यहाँ ठंडा होने की जो दर है वो अधिक है, जबकि कप के अंदर ठंडा होने की जो दर है ये कैसी है, कम। और यहाँ पर ठंडा होने की जो दर है ये कैसी है, उच्च है। ये तो ठंडा होने की दर अपन देखें कि भाई समान तापमान की चाय है, उसी चाय को अपन ने कप में डाला है, उसी चाय को अपन ने प्लेट में डाल दिया, लेकिन ये चाय जल्दी से क्यों ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ ठंडा होने की दर उच्च है। अब अपन के पास सवाल है भाई ठंडा होने की दर जो उच्च है वो यहाँ पे क्यों है, भाई किस कारण से चाय यहाँ इस प्लेट में जल्दी से ठंडी हुई है। तो ऊष्मा के अपने लिए सिद्धांत है भाई अपने पास में ठंडा कोई भी गर्म सतह, कोई भी गर्म सतह, गर्म सतह का क्षेत्रफल, गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक होगी। गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर, ठंडा होने की दर उतनी ही क्या रहेगी, अधिक। तो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी इसी सिद्धांत को अपन काम में ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी उसी सिद्धांत को काम में ले रहे हैं। तो 15 kVA तक जो क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हैं, इन ट्रांसफॉर्मर की कोर को या कोर के आकार को कैसा रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। ट्रांसफॉर्मर की कोर का आकार जब अधिक होगा तो वहाँ पर गर्म जो सतह होगी उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, और गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो 15 kVA की जो ट्रांसफॉर्मर है उनके अंदर इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि उनको अपन नेचुरल रूप से या प्राकृतिक शीतलन विधि के द्वारा भी ठंडा कर सकते हैं। तो अपने पास में पहली जो विधि है उसमें से अपन के पास क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, भाई पहली विधि आएगी अपने पास में, पहली विधि के अंदर यदि अपन से क्वेश्चन के बारे में पूछे तो सबसे पहले अपन बताएंगे भाई शीतलन की प्रणाली कौन सी है। तो उस प्रणाली में एक नाम किसका आएगा, एक नाम आएगा अपन का प्राकृतिक रूप से शीतलन। तो अपने पास में प्राकृतिक रूप से शीतलन जो विधि है, इस विधि के अंदर कितनी क्षमता तक के ट्रांसफॉर्मर को ठंडा किया जाता है, कितनी क्षमता तक वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा किया जाता है, तो वो क्षमता है अपनी 15 kVA। तो अगला एक ये भी हो सकता है भाई अपने पास ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता है इसको किस में दिखाया जाता है, तो kVA में या फिर MVA में। kVA का पूरा नाम क्या है, तो अपन kVA को ही क्या लिख सकते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर, और MVA को ही अपन क्या लिख सकते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो अपने पास में प्राकृतिक रूप से शीतलन प्रणाली में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर अपन को तेल, पानी, हवा किसी पर ध्यान नहीं देना है। इसके अंदर क्रोड का आकार जो होता है उसको अधिक रखा जाता है, और क्रोड का आकार अधिक रखने से क्या होगा, गर्म सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। भाई क्रोड गर्म होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक। इसके अलावा अपन क्या करते हैं इसके अंदर, तो ट्रांसफॉर्मर की अपने पास में ट्रांसफॉर्मर का एक भाग पढ़ा था अपन ने, बॉडी, या बॉडी को ही अपन क्या बोल रहे थे, खोल, या खोल को ही अपन क्या बोल रहे थे, कवर। तो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी, खोल या कवर। तो इस तरीके से अपने पास में ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर की ये जो बॉडी रहती है अपने पास में, ट्रांसफॉर्मर की ये बॉडी है, इस बॉडी के तुमने साइड में देखा होगा तो इस तरीके से अलग अलग आकार की क्या लगी रहती हैं, ये पत्तियाँ क्या लगी रहती है अपने पास में, अलग अलग आकार की पत्तियाँ। तो यदि अपन इन पत्तियों को लगा देंगे तो सबसे मेन जो ऊष्मा जो पैदा हो रही है वो तो किस भाग में हो रही है, कोर के अंदर। ऊष्मा जो पैदा हो रही है वो तो कहाँ पैदा हो रही है, कोर के अंदर। और सबसे स्टार्टिंग देखी जाए तो ऊष्मा जो पैदा होती है वाइंडिंग में, ट्रांसफॉर्मर के अंदर या किसी मशीन के अंदर सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होती है तो वो भाग अपन का वाइंडिंग ही है, चाहे मशीन या युक्ति कोई भी रहे। लेकिन ये वाइंडिंग किसके ऊपर लगी हुई है, भाई सर्वाधिक ऊष्मा तो पैदा हुई किस में, वाइंडिंग में। वाइंडिंग से ऊष्मा कहाँ जाएगी, क्रोड या कोर के अंदर, और
कोर का यदि क्षेत्रफल अपन अधिक रखेंगे तो ऊष्मा जल्दी से फैल जाएगी और ट्रांसफार्मर जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा। इसके अलावा इसकी बॉडी के साथ में भी क्या लगाए जाते हैं, फिन्स। इसके अलावा क्या लगाएंगे अपन, फिन्स। अब फिन्स लगाने से क्या होगा भाई, अपने पास में कोर गर्म होगी। अब कोर गर्म होगी तो ये बॉडी भी गर्म होगी, बॉडी के साथ में ये फिन्स पत्ती लगी हुई हैं ये भी क्या हो जाएंगी, गर्म। अब ये फिन्स या पत्ती लगाने से काम वही होगा, जो गर्म सतह थी उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, गर्म सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा। और गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक होगी। तो गर्म सतह का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, अधिक। गर्म सतह का क्षेत्रफल कैसा होगा, अधिक। और गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की जो दर है, ठंडा होने की दर वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठंडा होने की दर अधिक रहेगी, अधिक रहेगी तो ट्रांसफार्मर अपना शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। तो अपने पास में यदि देखा जाए तो अपने पास में अगली दूसरी जो विधि है अपने पास में वो है अपन की ऑयल कूलिंग विधि। दूसरी कैसी है, ऑयल कूलिंग विधि। ऑयल कूलिंग विधि, ऑयल कूलिंग विधि को अपन ऑयल कूलिंग विधि को ही ऑयल कूलिंग मेथड भी बोलेंगे। ऑयल कूलिंग मेथड, या इसी को अपन बोलेंगे तेल कूलिंग को अपन बोलते हैं शीतलन प्रणाली। इसी को अपन क्या बोलेंगे, तेल शीतलन प्रणाली। अब तेल शीतलन प्रणाली में इसका उपयोग होगा, तेल का होगा, पानी का होगा, हवा का होगा। तो इसको तो अपन को अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका नाम खुद बता रहा है कि भाई इस शीतलन प्रणाली में किस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। तो इस शीतलन प्रणाली के अंदर यदि अपन देखें तो शीतलन के लिए किसको उपयोग लेंगे अपन, ऑयल को। किसको उपयोग लेंगे, तेल को। तो तेल शीतलन प्रणाली या ऑयल कूलिंग मेथड में अपन किसको उपयोग में लेते हैं, ऑयल का या तेल का। अब इस विधि के अंदर भी अपने पास में इस विधि को भी कितनी श्रेणी में बांट रखा है, दो श्रेणी में। एक तो प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली, प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली या प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली। दूसरी जो है वो है अपन के पास में ऑयल ब्लास्ट प्रणाली। दूसरी है वो है अपन की ऑयल ब्लास्ट प्रणाली। और इन दोनों विधि के अंदर यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या अंतर है, तो एक तो अपन के पास में कोई भी गर्म तेल है, यदि उस गर्म तेल को यदि अपन अधिक चौड़ाई वाले बर्तन के अंदर भर देंगे तो वो तेल जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक अपन यदि तेल के ऊपर अपन फैन लगा दें, तेल के ऊपर क्या लगा दें, फैन लगा दें। या फिर तुमने देखा होगा कि अपन चाय पीते हैं तो कई बार अपन फूंक मारते हैं उसके अंदर, चाय के अंदर क्या मारते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है भाई, चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है, चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो इस विधि के अंदर दो तरीके से तेल को ठंडा किया जाता है। एक तो नेचुरल रूप से, भाई अपन ने तेल को गर्म किया और रख दिया तो वो नेचुरल रूप से ठंडा होता रहेगा। दूसरा, उस तेल को ठंडा करने के लिए यदि अपन फैन या जो अपन के पास फैन लगाएं और दबाव के साथ अपन क्या दें उसके ऊपर, हवा, तो तेल और शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इस आधार पर इस ऑयल कूलिंग सिस्टम को या तेल शीतलन प्रणाली को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक तो कौन सी होगी, प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली। तो प्राकृतिक तेल शीतलन जो प्रणाली है अपने पास में, यदि इसमें अपन देखें, यदि इसके अंदर अपन देखें तो अपन एक डायग्राम ले लेते हैं। ये इस डायग्राम में यदि अपन देखेंगे तो अपन को नज़र आएगा भाई प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपने पास में यदि इस इमेज के अंदर यदि अपन देखें, इस इमेज के अंदर यदि अपन देखना चाहें तो अपने पास में ये जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है, ये जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो क्या है अपन की पूरी बॉडी या खोल या कवर। ये वाला जो हिस्सा है अपन को यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर अपन को यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बॉडी, खोल या कवर है। इस वाले भाग को तो अपन क्या बोलेंगे, बॉडी या खोल या कवर। तो ये तो हो गई इसकी बॉडी। अब इस बॉडी के साइड में यदि अपन देखेंगे तो ये पतली पतली क्या लगी हुई हैं, पत्तियाँ क्या लगी हुई हैं। ये इधर देखेंगे तो ये क्या लगी हुई है अपने पास में, पतली पतली पत्तियाँ लगी हुई है। इन पत्तियों को अपन क्या बोलेंगे, तो इन पत्तियों को ही अपन बोलते हैं फिन्स। इन पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, इन पत्तियों को बोला जाता है फिन्स, या फिर इन्हीं को बोला जाएगा रेडिएटर, इन्हीं को रेडिएटर
या फिर इन्हीं को बोला जाता है एयर डक्ट। इन्हीं को क्या बोला जाएगा? एयर डक्ट। और ये एयर डक्ट तुमने देखा होगा तो जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर की बॉडी पे भी छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं जो उभरी हुई रहती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एयर डक्ट। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? रेडिएटर, या इसी को क्या बोलेंगे? फिन्स। तो ट्रांसफार्मर की बॉडी के चारों तरफ क्या लगा दी गई हैं? फिन्स लगा दी गई हैं, या रेडिएटर लगा दिए गए हैं, या फिर क्या लगा दिए? एयर डक्ट। इस एयर डक्ट की जगह खोखले पाइप भी हो सकते हैं, इस एयर डक्ट की जगह खोखले पाइप भी हो सकते हैं। और इस टैंक के अंदर क्या भरा होता है? ऑयल। यदि आप गौर से देखोगे तो अपने पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गेज दिख रहा है, और इस गेज में यहाँ तक तेल भरा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या भरा हुआ है? ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या भरा हुआ है? ऑयल भरा हुआ है, और इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। अब अपन देखें भाई तेल शीतलन प्रणाली है उसमें प्राकृतिक रूप से, तो अब किस प्रकार से ठंडा होगा? तो इसके अंदर वाइंडिंग भी लगी है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगी हुई है? वाइंडिंग भी लगी हुई है, इसके अंदर लगी हुई है वाइंडिंग लगी हुई है। और जब भी ट्रांसफार्मर कार्य करेगा तो उस वाइंडिंग से प्रवाहित होगी धारा, और धारा जहाँ से भी प्रवाहित होगी तो उसका विरोध होता है, और उस अनुपात में वहाँ पर पैदा होती है ऊष्मा। सबसे पहले गर्म होगी अपनी वाइंडिंग जो लगी होती है वो किसके ऊपर होती है? कोर के ऊपर। कोर गर्म होगी, वाइंडिंग और कोर के संपर्क में आ रखा है अपना ट्रांसफार्मर ऑयल, तो वो ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ऑयल से जब ऑयल गर्म होगा तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी? गर्म। अब बॉडी गर्म होगी तो बॉडी के साथ कौन जुड़ी हुई है? फिन्स। बॉडी के साथ कौन जुड़ी हुई है? ये फिन्स। तो ये फिन्स भी क्या हो जाएंगी? गर्म। तो अपने पास में यहाँ पर फिन्स भी जुड़ी हुई है, अपने पास में फिन्स भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो अपन ऊष्मा कहाँ पैदा होगी और किस तरीके से वो चलती हुई आती है? तो सबसे पहले वाइंडिंग के बाद में वो गर्म करती है किसको? रॉड को, या फिर अपन बोलेंगे कोर को। इसके बाद अपने पास में गर्म होता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। गर्म होगा अपना ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा तो ये ऑयल गर्म करेगा किसको? ट्रांसफार्मर की बॉडी को। ट्रांसफार्मर की बॉडी गर्म होगी तो बॉडी के साथ में लगी हुई अपनी फिन्स या रेडिएटर या एयर डक्ट, तो फिन्स गर्म होंगी। अपने पास में जब फिन्स गर्म होंगी तो फिन्स का जो संपर्क है वो सीधा वायुमंडल से है। फिन्स का जो संपर्क है वो सीधा किससे है? वायुमंडल से। और फिन्स का संपर्क सीधा वायुमंडल से है तो वो सीधा यहाँ नेचुरल रूप से क्या होंगी? वायुमंडल के द्वारा ठंडी होंगी। जब यहाँ से ठंडी होंगी तो ये ऊष्मा, अंदर की ऊष्मा कहाँ आएगी? बाहर आएगी। अंदर की ऊष्मा कहाँ आएगी? बाहर आएगी। तो इसके अंदर अपन ने तेल तो भर रखा है, लेकिन इस तेल को ठंडा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इंतजाम नहीं किया है। नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से कप में रखी चाय धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है वातावरण की हवा के द्वारा ही। इसी प्रकार से अपने पास में प्राकृतिक तेल शीतलन विधि के अंदर इस ट्रांसफार्मर में क्या भरा हुआ है? ऑयल। इस ट्रांसफार्मर में क्या भरा हुआ है? ऑयल। गौर से देखोगे तो यहाँ आपको पीला पीला नजर आ रहा है ये पूरा। तो इस पूरे पीले पीले भाग के अंदर अपन को ये अपन का कौन है? ऑयल। तेल गेज है, ऑयल गेज है। ये क्या है अपन का? ऑयल गेज है। और ये जो ऑयल गेज है अपने पास में, ये ऑयल गेज ही अपन को तेल का लेवल दर्शाता है, या तेल का जो स्तर दर्शाता है वो कौन दर्शाएगा? अपन का ऑयल गेज। तो अपने पास में ये ऑयल गेज दर्शाएगा अपन को तेल का स्तर। तो अपने पास में है कि भाई तेल को किस प्रकार से ठंडा किया जा रहा है। तो तेल को ठंडा करने के लिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भर दिया है, वो तेल गर्म होगा। तेल क्या हो जाएगा? गर्म। किसकी वजह से? वाइंडिंग। तो वाइंडिंग से ये ऊष्मा कहाँ आएगी? क्रोड में। क्रोड से आएगी ट्रांसफार्मर ऑयल में। ऑयल से ये आ जाएगी किसके संपर्क में? बॉडी से कहाँ आएगी? फिन्स। और फिन्स से ये फिर कहाँ फैल जाती है? वायुमंडल में फैल जाएगी। तो अपन को तेल को ठंडा करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है, तेल हो रहा है नेचुरल रूप से ठंडा। तो इस विधि को भी अपन ने क्या बोला है? इस विधि को भी अपन ने क्या बोला है? इस विधि को भी अपन ने क्या बोला है? प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली। तेल का उपयोग तो है, लेकिन यहाँ पर इस विधि को क्या नाम दिया गया है? प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली। तो प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली में तेल को ठंडा करने का कोई इंतजाम नहीं होता। अपने पास में यदि अगला क्वेश्चन आएगा भाई प्राकृतिक शीतलन प्रणाली में ट्रांसफार्मर कितनी क्षमता तक के ठंडे किए जा सकते हैं? तो 500 kVA तक यदि क्षमता है ट्रांसफार्मर की। कितनी क्षमता? 500 kVA तक यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता है, या 500 kVA से कम क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर हैं उनको अपन किस विधि से ठंडा कर सकते हैं?
प्राकृतिक तेल शीतलन विधि के द्वारा। दूसरी जो विधि है अपने पास में वो है अपन के पास ऑयल ब्लास्ट। इस ऑयल ब्लास्ट विधि के अंदर अपन कितनी प्रकार से ठंडा, किस प्रकार से अपन तेल को ठंडा करते हैं। तो है तो यहाँ भी ऑयल है, सिंपल सी बात सोचो, नाम विधि के अंदर ऑयल का लिखा हुआ है, तेल का लिखा हुआ है। तो इसी को अपन ऑयल को तो हिंदी में क्या बोलते हैं, तेल। ब्लास्ट होता है अपन का विस्फोटन, क्या होता है, विस्फोटन या विस्फोट। तो ये अपन के पास में ऑयल ब्लास्ट जो सिस्टम है इसी को अपन बोलेंगे तेल विस्फोटन प्रणाली। इस प्रणाली के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल तो भरा ही जाता है, फिन्स भी लगाई जाएंगी, लेकिन तेल को जल्दी से ठंडा करने के लिए अलग से रेडिएटर लगेंगे। उन रेडिएटरों को अंदर जो जाली बनी होती है उनके अंदर तेल को ठंडा करने के लिए अलग से फैन लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं। तो इस विधि को समझेंगे अपन, एक डायग्राम ले लेते हैं और डायग्राम की विधि से यदि अपन देखें अपन तो ये है, ये अपन को ट्रांसफार्मर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ट्रांसफार्मर को यदि आप गौर से देखोगे, इस ट्रांसफार्मर को यदि आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर फैन लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर में क्या लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं ये। और इस फैन के द्वारा तेल तो ठंडा नेचुरल रूप से भी हो रहा था, लेकिन इस विधि में ठंडा जब किया जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, रेडिएटर फैन के द्वारा। तो ये अपने पास में ट्रांसफार्मर है। ये अपने यदि इस भाग के बारे में अपन चर्चा करना चाहें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको अपन बोलते हैं बुश, या इस वाले भाग को बोलेंगे अपन बुशिंग, इसको बोलेंगे बुश या बुशिंग। तो अपने पास में इस वाले भाग की यदि अपन चर्चा करें तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है अपन का बुश, या फिर इसी को बोला जाएगा बुशिंग। और इसके ऊपर जो यहाँ पर जो अपन को दिख रहा है, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो ध्यान रखना हमेशा बुश और टर्मिनल दोनों अलग अलग हैं। बुश जो होता है या बुशिंग जो होती है वो विद्युत धारा की चालक होती है, जबकि टर्मिनल विद्युत धारा का चालक होता है। बुश या बुशिंग हमेशा चालक पदार्थ, चीनी मिट्टी, सेरामिक की बनाई जाएगी। ये जो टर्मिनल हैं इसके, ये तांबा या पीतल के बनाए जाएंगे। तो तांबा पीतल विद्युत धारा के चालक है। अब अपन बात कर रहे थे फोर्स या एयर ब्लास्ट शीतलन प्रणाली की। तो ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली की अपन चर्चा कर रहे थे। तो ये ट्रांसफार्मर का पूरा क्या है अपन का, ये पूरा ट्रांसफार्मर का टैंक है। ये है ट्रांसफार्मर का टैंक। इस टैंक के अंदर भरा हुआ है ट्रांसफार्मर ऑयल। अब ये ऑयल अब से पहले अपन ने देखा था तो केवल फिन्स से ये ठंडा हो रहा था, या ये तेल गर्म होके अपनी ऊष्मा बॉडी को दे रहा था, बॉडी फिन्स को दे रही थी, और फिन्स उस ऊष्मा को वायुमंडल के अंदर फैला रहे थे। इधर भी यदि अपन देखें तो ये जो लगा हुआ है ये कौन है, अपना फैन है। ये इधर जो लगा हुआ है ये भी अपना फैन है। और ये जालीदार जो भाग अपन को दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, इन वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, तो ये वाले जो भाग है ये है अपन के रेडिएटर। तो अब ट्रांसफार्मर ऑयल को किसके अंदर भेजा जाता है, पहले तो रेडिएटर के अंदर। किसके अंदर भेजेंगे, रेडिएटर के अंदर भेजेंगे। उस रेडिएटर के अंदर छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं, उन नालियों में से तेल को निकाला जाता है, नलियों में से तेल को निकाला जाता है। अपन कहेंगे कि यह कम व्यास वाले पाइप लगे होते हैं जिनसे तेल को निकाला जाएगा। और इस काम को करने के लिए ट्रांसफार्मर में दो क्या लगाए जाते हैं, पंप। ट्रांसफार्मर में दो क्या लगाए जाएंगे, पंप। तो एक पंप तो अपने लिए इनलेट का काम करता है और दूसरा आउटलेट का। एक तो काम करेगा इनलेट का और दूसरा आउटलेट का। इसका मतलब एक पंप इस ट्रांसफार्मर में से ऑयल को खींचेगा और फिर किसके अंदर देता है, रेडिएटर के अंदर। दूसरा अपने पास में उस रेडिएटर के ऑयल को किसमें भेजता है, वापस टैंक के अंदर। तो ऑयल ब्लास्ट शीतलन जो प्रणाली है अपने पास में, ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली, इस ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली के अंदर क्या किया जाता है, रेडिएटर, अलग से रेडिएटर लगे होते हैं। और ये रेडिएटर कौन से होते हैं, जो बस ट्रक कार वगैरह में तुमने देखे होंगे, भाई बस ट्रक के या कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए एक रेडिएटर लगता है जो पानी को क्या करता है, ठंडा। और उस पर रेडिएटर के पास में तुमने देखा होगा एक फ़ैन लगा होता है, या कहीं नहीं देखा होगा तो तुमने ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा, उनके अंदर भी एक रेडिएटर लगा होता है। और रेडिएटर को ठंडा करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, फ़ैन। तो ऐसी विधि यदि अपन ट्रांसफार्मर में उपयोग ले रहे हैं तो उस विधि का नाम है ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली। अब ऑयल ब्लास्ट शीतलन जो प्रणाली है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो उपयोग होता है ये 500 kVA से अधिक वाले पर। इसका उपयोग कहाँ होगा, 500 kVA से अधिक क्षमता वाला यदि ट्रांसफार्मर है
तो वहाँ अपन कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं या ले सकते हैं, तो वो विधि अपन की ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली। तो ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली में ट्रांसफार्मर का ऑयल किस प्रकार से ठंडा हो रहा है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अपने ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, इस विधि में नाम तो ऑयल का ही आ रहा है, इसका मतलब टैंक के अंदर ऑयल तो होगा ही होगा। ऑयल के ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर तेल तो अपन भरेंगे ही, लेकिन उस तेल को अपन दो प्रकार से ठंडा कर सकते हैं। एक तो नेचुरल रूप से, तो फिर विधि हो जाएगी नेचुरल ऑयल कूल्ड विधि, प्राकृतिक तेल शीतलन विधि। लेकिन यदि तेल को भी ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा रेडिएटर लगाए जाएं, एक्स्ट्रा अपन के क्या लगाए जाएं, फैन लगाए जाएं, तो एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। और इस तरीके से जब एक्स्ट्रा पंखे तेल को ठंडा करने के लिए लगाए जाएं, तो वो विधि अपनी बन जाती है ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली। तो नेचुरल रूप से नेचुरल जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर हैं, उन उस को द्वारा अपन या उस विधि के द्वारा या इस प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 500 kVA तक वाले ट्रांसफार्मर को इस विधि से अपन ठंडा कर सकते हैं। लेकिन ऑयल ब्लास्ट विधि के द्वारा कितनी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा सकते हैं, तो 500 kVA से अधिक, 500 kVA से अधिक वाले। यदि यहाँ देखोगे तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे फैन लगे हुए हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर देखोगे यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये सारी लाइनें किससे भरी हुई हैं, पंखे। तो अपने पास में ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि में जो क्षमता यदि पूछे, मेन जो क्वेश्चन होंगे विधियों में से वो यही हैं कि किस विधि के द्वारा कितनी क्षमता वाला ट्रांसफार्मर ठंडा किया जाता है। तो वो है अपन का 500 kVA से अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि से अपन ठंडा कर सकते हैं। अपने पास में यदि अपन आगे देखें तो अपने पास में अगली जो विधि है वो कौन सी है, तो तीसरी जो विधि है अपने पास में, तीसरी जो विधि है वो है अपने पास में जल शीतलन प्रणाली। तीसरी जो विधि है उसका नाम है, या तीसरा कूलिंग सिस्टम जो है या कूलिंग प्रणाली जो है वो कौन सी है, जल शीतलन प्रणाली। तो देखो ट्रांसफार्मर के शीतलन की जो प्रणाली है उनके नाम इतने सीधे साधे हैं कि तुम नाम को पढ़ोगे, नाम पढ़ते ही तुमको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, वो किस से ठंडा हो रहा है। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था ऑयल शीतलन प्रणाली। ऑयल शीतलन प्रणाली में सिंपल सी बात है, ऑयल उपयोग होगा, तेल का उपयोग होगा। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक ऑयल शीतलन प्रणाली है, तुम्हारा नेचुरल रूप से ऑयल ठंडा हो रहा है। जहाँ अपने पास में ऑयल ब्लास्ट किया जा रहा है, ऑयल विस्फोटन किया जा रहा है, मतलब उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसको अलग अलग नालियों में डाल रहे हैं, तो वो विधि अपन की बन जाएगी ऑयल ब्लास्ट प्रणाली। क्षमता मेन चीज़ है, अपने को क्षमता सब चीज़ की याद होनी चाहिए। अब इस विधि में अपन को कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ठंडा करने के लिए किसको उपयोग में लेंगे, तेल लेंगे या पानी लेंगे या हवा लेंगे। यहाँ पर तेल को ठंडा करने के लिए किसको काम में लेते हैं, जल को। तो अपने पास यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भाई जल शीतलन जो प्रणाली है, इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसके अंदर जल भरा जाता है या फिर तेल भरा जाता है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ट्रांसफार्मर के टैंक में क्या भरा जाएगा, जल या तेल। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या भरा जाएगा, तेल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑयल। तो जल शीतलन प्रणाली में ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में क्या भरा जाएगा, तो कभी जल आंसर मत दे देना गलती से। आंसर टैंक के अंदर तो क्या भरा जाएगा, तेल। टैंक के अंदर क्या भरा जाएगा, तेल। अब अपन को फिर कन्फ्यूजन होगा, भैया तेल भर रहे तो विधि का नाम जल शीतलन प्रणाली कैसे पड़ा। अपने पास में तेल को ठंडा करने के लिए कहीं हम अपन हवा का उपयोग कर रहे हैं, कहीं रेडिएटर और फैन की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर अपन तेल को ठंडा करने के लिए, ट्रांसफार्मर को नहीं, ट्रांसफार्मर का जो तेल गर्म हो रहा है उस तेल को ठंडा करने के लिए अपन उपयोग ले रहे हैं किसका, जल का। किसका उपयोग ले रहे हैं, जल का उपयोग ले रहे हैं। तो इस विधि के अंदर क्या होगा, अपने पास में ये पूरा ट्रांसफार्मर का टैंक है। ये इस ट्रांसफार्मर के टैंक में अपने पास में नीचे अपने पास लगे थे कोर, और इस कोर के ऊपर क्या लगी रहेगी, अपनी वाइंडिंग। क्या लगी रहेगी, वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के ऊपर अपने पास में इस तरीके से नाली टाइप में क्या डाल दिया जाता है, पाइप। क्या डाले जाएंगे, पाइप। अब इस पाइप में अपने पास देखा जाए भाई एक तरफ से तो पानी का इन रहेगा, एक तरफ से तो पानी का इन, या पानी या जल क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और दूसरी तरफ से ये जल कहाँ होगा, निकल जाए। दूसरी तरफ से ये जल क्या होएगा, बाहर निकल जाएगा, या दूसरी तरफ अपन कहेंगे आउट रहेगा, या दूसरी तरफ उस पानी का क्या रहता है, निकास। तो ये जो अपन ने लाइन बनाई है पूरी, इस लाइन के अंदर क्या चलता है,
पानी चलता है, इस लाइन के अंदर क्या चलता है, पानी। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर का ये जो टैंक है, ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक अपन को दिखाई दे रहा है, इस टैंक के अंदर तो हमेशा क्या भरा जाता है, ऑयल। तो इसके अंदर तो हमेशा अपन क्या भरते हैं, ऑयल ही भरते हैं, इसके अंदर तो ऑयल ही भरा रहेगा, इसके अंदर तो क्या भरेंगे, ऑयल। लेकिन जो रेड कलर का अपन को दिख रहा है ऊपर जलेबी के रंग में, ये जलेबी आकार में दिख रहा है ना, ये जलेबी आकार मतलब इस तरीके से रिंग बनाते हुए अपन खोखला पाइप डालते हैं और इस पाइप के अंदर क्या जाएगा, जल। इस पाइप के अंदर क्या जाएगा, जल। इधर से वो जल कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास में ये जो अपन को पीले रंग की लाइन जो चलती आ रही है, यहाँ से पानी आएगा इस तरीके से और इस तरीके से ये घूमता हुआ पूरे पाइप में, ये पानी घूमता हुआ कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। इस पाइप से घूमता हुआ ये पानी कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब यदि पानी बाहर निकल गया और ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये पाइप लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर अपन ने तेल भी भर रखा है, तेल भी भर रखा है। तो जब भी अपन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करेंगे, जब भी उसकी प्राइमरी को अपन इनपुट देंगे और उसकी सेकेंडरी से अपन आउटपुट लेंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के अंदर धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा। और इस इलेक्ट्रिकल फ्लो की वजह से इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होगी, ऊष्मा। तो इस वाइंडिंग में क्या पैदा होगी, ऊष्मा। वाइंडिंग में जो पैदा हुई ऊष्मा है, इसी से गर्म होती है अपनी कोर, इसी से गर्म होता है अपना तेल। अब तेल से ही गर्म होती है ट्रांसफॉर्मर की बॉडी, या फिर अपन बोलेंगे उसके फिन्स गर्म हो जाते हैं या रेडिएटर गर्म हो जाते हैं। जब इसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी और इसके चारों तरफ लगे हुए जब ये इस तरीके की जो पत्तियां लगती हैं, ये जो पत्तियां अपने पास में हैं, इनको अपन बोलते हैं फिन्स। जब ये फिन्स भी गर्म हो जाएंगे तो तेल भी गर्म है अपने पास में। भाई सबसे पहले वाइंडिंग में ऊष्मा पैदा हुई, वाइंडिंग गर्म हुई, वाइंडिंग की वजह से ये कोर गर्म हुई, कोर की वजह से ये पूरा तेल गर्म हो गया। उस गर्म तेल के अंदर से घूमते हुए जा रहा है ये पाइप, तो ये पाइप भी गर्म होगा। लेकिन इस पाइप से कैसा पानी जा रहा है, ठंडा पानी। तो जब इन करेगा तो वो पानी कैसा होगा, ठंडा। लेकिन जब वो पानी इधर से पूरा घूमता हुआ जब निकलेगा बाहर की तरफ, तो ये पानी कैसा हो जाएगा, गर्म। तो ये ठंडा पानी अपने साथ में इस तेल की ऊष्मा को ले जाएगा। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मर ठंडे किए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं, या उस विधि को अपन बोलते हैं जल शीतलन प्रणाली। ऐसी प्रणाली को अपन क्या बोलेंगे, तो ऐसी प्रणाली को अपन बोलते हैं जल शीतलन प्रणाली। तो इस विधि को अपन बोलेंगे जल शीतलन प्रणाली। और जल शीतलन प्रणाली में अपन कितनी क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कर सकते हैं, तो इस विधि के द्वारा भी अपन 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कर सकते हैं। तो अपने पास में 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने की दो विधि अपने पास हो चुकी है। एक तो किस विधि के द्वारा, तो एक तो अपन कर रहे हैं जल शीतलन विधि के द्वारा, दूसरा ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम, ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली के अंदर भी अपन 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन और अच्छी तरीके से देख सकते हैं भाई ये फिन्स किस तरीके से होती है, ये फिन्स किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से ये कार्य करती है। तो यदि अपन गौर से देखें तो ये जो अपन को ये जो ट्रांसफॉर्मर की यहाँ बॉडी तो केवल अपने पास में यहीं तक है, ट्रांसफॉर्मर की जो बॉडी है वो तो केवल यहीं तक है। यदि अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मर की जो बॉडी है वो तो केवल यहाँ होकर के ही है, ट्रांसफॉर्मर की जो बॉडी है वो तो केवल यहाँ होकर के। लेकिन ये जो अपन को पूरी लाइनिंग के रूप में जो दिखाई दे रही है ये सब अपन की कौन है, ये है अपन की फिन्स है। ये सारी कौन है, अपनी फिन्स। इसी तरीके से फिन्स इधर भी लगी हुई हैं। तो अपने पास में ये फिन्स लगाने का मतलब केवल और केवल एक होता है, गर्म सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, गर्म सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। फिन्स लगाने का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है, जिसको अपन बोल सकते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो सतह गर्म होगी, गर्म सतह के क्षेत्रफल में क्या करी जाएगी, वृद्धि। और किसी भी गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक होगी। और ठंडा होने की दर अधिक हो जाएगी तो कोई भी वस्तु जल्दी से ठंडी हो जाती है। अपने पास में सबसे लास्ट में जो विधि है, ये है अपने पास में फोर्स या बलपूर्वक या दबाव युक्त हवा प्रणाली है।
तो अपने पास में अगली जो सबसे लास्ट जो विधि है अपने पास में ये है फोर्स्ड एयर कूल्ड, फोर्स्ड एयर कूल्ड सिस्टम, सिस्टम को ही अपन बोलते हैं प्रणाली या विधि। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, दबाव युक्त हवा। कैसी है ये, फोर्स्ड एयर, दबाव युक्त हवा है, दबाव युक्त हवा शीतलन प्रणाली। तो ये होगी अपन की दबाव युक्त हवा शीतलन प्रणाली। तो इस प्रणाली में अपन किस प्रकार से या अपन किस प्रकार से उसको ठंडा करते हैं या इस विधि का उपयोग अपन कब करेंगे। तो जनरली अपने पास में इस विधि को सबसे पहले तो इस विधि का एक दूसरा नाम भी है, इस विधि का एक दूसरा नाम भी है, केवल यही विधि है जिसका एक दूसरा नाम है। इस विधि को ही बोला जाता है शुष्क शीतलन प्रणाली। इस विधि को क्या बोलते हैं, शुष्क शीतलन प्रणाली। और इसके दूसरे नाम को पढ़ लोगे तो पढ़ते ही इसका आधा सिस्टम समझ में आ जाएगा। इसको यदि नाम को अपन गौर से पढ़ें तो इसके यदि नाम को पढ़ेंगे तो नाम में ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये प्रणाली है जिसका नाम है शुष्क शीतलन प्रणाली। शुष्क का मतलब वहाँ पर क्या कोई ऐसा पदार्थ रहेगा जिसकी वजह से नमी या गीलापन रहे। तो यहाँ नाम के अंदर छुपा हुआ है शुष्क, और नाम के अंदर ही छुपा हुआ है भाई इसके अंदर तेल को काम में लिया जाएगा या फिर जल को काम में लिया जाएगा या फिर इनमें से कोई भी काम में नहीं आएगा या फिर दोनों ही काम में आएंगे। भाई केवल अपने पास में देखा जाए भाई जल काम में आएगा या तेल काम में आएगा या जल, या फिर कोई नहीं आएगा या फिर दोनों काम में आएंगे। तो इसके नाम में छुपा हुआ है, इसका नाम है शुष्क रहेगी, ना इसके अंदर तेल काम में आने वाला ना इसके अंदर जल काम में आने वाला। तो ना तो जल तेल काम में आएगा ना इसके अंदर जल काम में आएगा। तो तेल और जल में से कोई नहीं काम में आने वाला है, इसीलिए इसका नाम है शुष्क शीतलन प्रणाली। तो इसके अंदर ये अपने पास मान लेते हैं अपन, अगला पेज लेते हैं। ये अपने पास में एक ट्रांसफॉर्मर है। ये अपने पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है। और इस ट्रांसफॉर्मर में यदि अपन देखें तो अपन को केवल शीतलन के बारे में चर्चा करनी है, बाकी और पार्ट्सों की चर्चा अपन संरचना में कर चुके हैं। तो ये अपने पास में कोर है और ये अपनी वाइंडिंग है। इसके अंदर अपन को ना कोई तेल भरना है ना कोई पानी या पानी की पाइपलाइन भी इसके अंदर नहीं डालनी है। तो इसके अंदर अपन को कुछ नहीं डालना। तो इससे के अंदर नीचे से इसकी बॉडी को कैसा रखा जाता है, खुला रखा जाएगा। तो इसके टैंक कैसा रहेगा, शुष्क शीतलन प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर के टैंक में क्या भरा जाएगा, शुष्क शीतलन प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर के टैंक में क्या भरा जाता है। बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट आंसर मारोगे तेल, लेकिन तेल आंसर इसका गलत है। तुम आंसर दे सकते हो तेल और जल, आंसर गलत है। तो शुष्क शीतलन प्रणाली वाले ट्रांसफॉर्मर के टैंक में क्या भरा जाएगा, टैंक में क्या भरा जाता है, तो जिसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। क्या भरा जाएगा या क्या भरा जाता है, तो इसको कैसा रखा जाता है इसका टैंक, तो इसका टैंक रहेगा खाली। इसका टैंक कैसा रहेगा, खाली रहेगा, कुछ भी इसके टैंक के अंदर नहीं होता है। नीचे से इसके अंदर क्या लगाए जाते हैं, फैन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, फैन। इधर भी अपने पास में क्या लगा देंगे, फैन लगा देंगे। ये जो फैन है ये नीचे से हवा को खींचेंगे, नीचे से हवा को खींचते हैं। ये नीचे से हवा को खींचेंगे तो ये हवा को कहाँ फेंकेंगे, ऊपर। तो ऊपर भी इस प्रकार से इसकी बॉडी बंद तो रहेगी, लेकिन इस प्रकार से रहेगी कि यहाँ से हवा कहाँ निकल जाए, अपनी बाहर निकल जाए। हवा कहाँ निकल जाए, बाहर। अब ये जब नीचे से हवा खींचेंगे तो ये जो हवा है ये तो कैसी होगी, ठंडी होगी। ऊपर जब निकलेगी तो ये हवा कैसी हो जाएगी, गर्म। तो नीचे से हवा अपन ने ठंडी भेजी, ऊपर जाते जाते गर्म होगी। ऐसा क्या हुआ, तो ये हवा ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से होके गुजरी है, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से होके गुजरी है। तो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से होके गुजरी है तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, अपनी वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ पर अपनी क्या लगी हुई है, वाइंडिंग लगी हुई है। और जब वाइंडिंग लगी हुई है अपने पास में, तो उसके इनपुट और आउटपुट की सप्लाई जब चालू होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी में जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, ऊष्मा। और जब ऊष्मा उसके अंदर पैदा होगी तो वही कहानी आएगी, भाई इसका इंसुलेशन नहीं पिघलना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इसका इंसुलेशन हटना नहीं चाहिए अपने पास में। तो इसको बचाने के लिए, ठंडा करने के लिए अपन ने केवल और केवल काम में लिया है, तो वो किसको लिया है, हवा को लिया है। किसको काम में लिया है, हवा को। और इस शीतलन प्रणाली से अपन कितनी क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर काम ठंडा कर सकते हैं, तो ये भी अपने पास में 500 kVA से अधिक में काम में आ सकती है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है शुष्क शीतलन
या शुष्क प्रदेशों में। शुष्क शीतलन प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जाएगा? शुष्क प्रदेशों में, या जहाँ पर जल की क्या होती है? कमी। जल की क्या होती है? कमी। यदि नमी वाले प्रदेशों में, जहाँ बहुत मात्रा में बरसात होती है आराम से, अब जल की कमी वाले प्रदेशों में ही काम में क्यों ले रहे हैं? ये भी एक थोड़ा सा समझने लायक बात है कि ऐसा तो नहीं भाई एक ट्रांसफार्मर को इतना जल तो नहीं चाहिए कि रोज़ाना अपन को 2-4 टैंकर पानी उसके अंदर डालना पड़े, 2-4 टैंकर पानी उसके अंदर डालना पड़े। लेकिन शुष्क प्रदेश में ही क्यों काम में ले रहे हैं इसको? क्योंकि शुष्क कोई भी प्रदेश जितना शुष्क होगा, उस प्रदेश की हवा जो होगी, उस हवा के अंदर जो नमी की मात्रा होगी वो उतनी ही कम होगी। तो अपने पास में कोई भी प्रदेश यदि कैसा है? शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश है तो हवा तो सभी प्रदेशों में रहेगी, ठंडे नमी वालों में, लेकिन शुष्क प्रदेश की जो हवा रहेगी, उस हवा में नमी की जो मात्रा है, नमी की मात्रा, ये नमी की जो मात्रा है ये कम होती है। नमी की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। और जब नमी की मात्रा कम होगी तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, वाइंडिंग में नमी नहीं जाएगी। भाई यहाँ नमी की मात्रा कम है या नहीं के बराबर होती है तो ट्रांसफार्मर में नमी नहीं जाएगी, और ट्रांसफार्मर में नमी नहीं जानी चाहिए, तो वो नहीं जा रही है। नहीं जा रही है तो ऐसे प्रदेशों में अपन शुष्क शीतलन प्रणाली या दबाव या फिर दबाव युक्त जो हवा है उस प्रणाली को अपन काम में ले सकते हैं। तो ये अपने पास में शीतलन प्रणाली के आधार पर आज अपने ट्रांसफार्मर थे। एक बार पूरे टॉपिक का मैं आपको फास्टली रिवीजन कर देते हैं। तो अपने पास में ऑयल कूलिंग मेथड या तेल शीतलन प्रणाली, शुरू से अपन सारे ले लेते हैं। तो अपने पास में एक तो है शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो कितनी उसमें कर रखा है, और शीतलन प्रणाली की क्या आवश्यकता पड़ती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अपन ने परिचय में पढ़ा कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर क्या पैदा होती है? ऊष्मा। ऊष्मा की वजह से क्या बढ़ता है? ट्रांसफार्मर का तापमान। और ट्रांसफार्मर के किस भाग में सर्वाधिक ऊष्मा पैदा होती है? तो वो होती है वाइंडिंग में। वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन की क्या होती है? परत। ये इंसुलेशन की जो परत होती है, इसके रूप में अपन किसको लेते हैं? तो ये परत इंसुलेशन के रूप में जो काम करती है ये होती है किसकी? वार्निश की। और वार्निश जो होता है ये विद्युत धारा का अचालक होता है। तो इंसुलेशन की परत क्या हो सकती है? जल सकती है। और जलने के बाद में क्या हो सकती है? वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट। पैदा होने वाली जो ऊष्मा है वो किस नियम के अनुसार होगी? तो H बराबर I² RT के अनुसार। दूसरा अपन चर्चा करें भाई शीतलन जो प्रणाली है उनमें पहली प्रणाली कौन है? तो ये है प्राकृतिक शीतलन प्रणाली। तो इससे प्राकृतिक शीतलन प्रणाली से कितनी क्षमता का ट्रांसफार्मर ठंडा हो सकता है? तो वो है 15 kVA तक। 15 kVA तक याद रखना, 15 kVA से अधिक है तो प्राकृतिक रूप से उसको ठंडा नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में नापी जाती है? तो kVA में या MVA में। kVA का ही पूरा नाम है किलोवोल्ट एम्पियर। MVA का जो पूरा नाम है वो है मेगावोल्ट एम्पियर। कोर करोड़ के आधार, यदि इसको इस प्रणाली के अंदर कोर या करोड़ का आकार जो होता है वो कैसा रखा जाता है? अधिक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कोई भी गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कोई भी गर्म सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक रहेगी, उसके ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक होगी। अपने पास में दूसरा यदि देखें तो इसमें अपने पास में ये फिंस या रेडिएटर भी लगा दिए, तो इससे गर्म सतह का क्षेत्रफल और अधिक हो गया तो ठंडा होने की दर और अधिक हो जाएगी। आगे यदि अपन देखें दूसरी विधि तो ये ऑयल कूलिंग मेथड या तेल शीतलन प्रणाली। इस प्रणाली को कितनी भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली और दूसरी ऑयल ब्लास्ट प्रणाली। ऑयल ब्लास्ट प्रणाली को ही बोलेंगे अपन तेल विस्फोटन प्रणाली। अब अपने पास में ये ऑयल प्रणाली जो अपन के लिए काम में ले रहे हैं नेचुरल, तो ये अपन कैसे काम में लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, उस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है? ऑयल। तो ट्रांसफार्मर के ऑयल में अपन के पास ऊष्मा कहाँ से आती है? तो सबसे पहले ऊष्मा वाइंडिंग में पैदा होगी, वाइंडिंग के बाद कोर या क्रोड के अंदर आएगी, ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होएगा, ऑयल संपर्क में आएगा बॉडी के, बॉडी संपर्क में आएगी फिन्स के, फिन्स से उस ऊष्मा को कहाँ फैला देते हैं? वायुमंडल के अंदर। तो ये है अपन के पास में प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली। और अपने पास में ऑयल ब्लास्ट जो प्रणाली है, ऑयल ब्लास्ट जो प्रणाली अपनी काम में आ रही है, वो प्रणाली के अंदर तेल को भी ठंडा करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्या लगाए जाते हैं? रेडिएटर। क्या लगाए हुए हैं? रेडिएटर। तो ये रेडिएटरों के द्वारा ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा किया जाता है। और इस विधि का उपयोग भी अपन कहाँ करते हैं? तो ये 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में।
तो तेल की अपने पास में दो विधि है, एक तो प्राकृतिक तेल शीतलन, ध्यान रखना प्राकृतिक तेल शीतलन में 500 केवीए तक वाले ट्रांसफार्मर ठंडे होते हैं, और ऑयल ब्लास्ट शीतलन जो प्रणाली है उसमें 500 केवीए से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर ठंडे होते हैं। तो अपने पास में गर्म सतह का क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो ठंडा होने की दर भी क्या होगी, अधिक। अपने पास में अगली जो है वो है फोर्स्ड एयर कूल्ड सिस्टम। ये है अपन का फोर्स्ड एयर कूल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम के अंदर अपन दबाव युक्त किसका उपयोग करते हैं, शीतलन प्रणाली का। इसी का दूसरा जो नाम है ये है अपन के पास शुष्क शीतलन प्रणाली। शुष्क शीतलन प्रणाली में ट्रांसफार्मर के टैंक में क्या भरा जाता है, तो ना तो तेल भरेंगे ना इसके अंदर जल, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा होता है। इसके ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ये कैसा होता है, खाली। ट्रांसफार्मर का जो टैंक रखा जाता है ये कैसा रखा जाता है, खाली। और इस खाली टैंक के अंदर नीचे से क्या लगाए जाते हैं, पंखे। नीचे से क्या लगाएंगे, पंखे, या फिर इनको बोल सकते हैं अपन अधिक क्षमता वाले क्या हैं, ये ब्लोअर हैं, जो स्पीड के साथ दबाव के साथ हवा को फेंकेंगे तो इसकी जो ऊष्मा है ये सब कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस विधि को अपन कहाँ उपयोग में लेते हैं, शुष्क प्रदेशों में। शुष्क प्रदेशों में ही क्यों काम में आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जल की कमी है, जल की कमी नहीं। जहाँ शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ की जो हवा होती है उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है, इसलिए इस विधि का उपयोग शुष्क प्रदेशों में ही कर सकते हैं। नमी वाले प्रदेशों में इस विधि का उपयोग कभी भी नहीं करना है। तो ये अपने पास में उपयोग आएगी तो केवल शुष्क प्रदेशों में ही उपयोग में आएगी। तो अपने पास में इस प्रकार से ये जो विधि है अपने पास में टोटल जो विधि है कितनी हो गई अपने पास में, 4 विधि। टोटल जो विधि है ये कितनी हो गई अपने पास में, 4 विधि। 4 विधि में पहली जो विधि अपन ने पढ़ी तो वो तो है अपन का प्राकृतिक रूप से शीतलन, प्राकृतिक शीतलन विधि। तो पहली तो हो गई प्राकृतिक शीतलन विधि। तो दूसरी जो विधि है ये अपन के पास में ऑयल शीतलन विधि है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है। इस विधि को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है, तो ये श्रेणी बटी हुई है कितनी विधि में, 2 विधि में। एक तो प्राकृतिक ऑयल शीतलन, प्राकृतिक तेल शीतलन प्रणाली। तो प्रणाली तो सभी के नाम के साथ में लगा हुआ है। और एक होती है अपने पास में ऑयल ब्लास्ट, एक का नाम है ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली। तो अपने पास में तीसरी जो विधि है वो है अपन की जल शीतलन प्रणाली, ये है अपन की जल शीतलन प्रणाली। और चौथी जो विधि है वो है अपन की फोर्स्ड एयर या दबाव युक्त हवा, फोर्स्ड, इस विधि का नाम है अपन का फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम। तो दबाव युक्त हवा शीतलन प्रणाली, इसी को क्या बोलेंगे अपन, फोर्स्ड एयर को ही बोलेंगे दबाव युक्त हवा, दबाव युक्त हवा शीतलन प्रणाली। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, दबाव युक्त हवा शीतलन प्रणाली। अब अपने पास में इनमें मेन चीज़ है भाई अपने को कितनी सी क्षमता है, तो यहाँ ध्यान रखना 15 केवीए तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 केवीए से अधिक या 15 केवीए तक या 15 केवीए से कम। तो 15 केवीए तक या उससे कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को अपन ठंडा कर सकते हैं किस विधि के द्वारा, तो वो विधि अपन की प्राकृतिक शीतलन विधि। दूसरा अपने पास में ऑयल शीतलन प्रणाली है, इसमें 2 विधि है। ये जो पहली जो विधि है इसमें अपन 500 केवीए तक, 500 केवीए तक। ये जो ऑयल शीतलन की दूसरी जो विधि है ऑयल ब्लास्ट शीतलन, इसको अपन काम में लेते हैं 500 केवीए से अधिक, 500 केवीए से अधिक में। तीसरी जो जल शीतलन प्रणाली है अपने पास में, इस विधि का उपयोग भी 500 केवीए से अधिक में, इसका उपयोग भी 500 केवीए से अधिक में करेंगे। और फोर्स्ड एयर प्रणाली का उपयोग भी अपन 500 केवीए से अधिक में कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है शुष्क प्रदेशों में ही काम में आती है, शुष्क प्रदेशों में काम में आती है। इसीलिए इसका नाम शुष्क शीतलन प्रणाली भी है, इसीलिए इसका नाम शुष्क शीतलन प्रणाली भी है। तो अपने पास में एक ही विधि है जिसका कोई दूसरा नाम है, बाकी और किसी विधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। और उसका नाम इसीलिए है कि वो ऐसे प्रदेश में काम आ रही है, उसी प्रदेश के आधार पर उसका नाम है। तो शुष्क प्रदेशों में काम में आएगी जो विधि, उसी का नाम शुष्क शीतलन प्रणाली है। और शुष्क शीतलन प्रणाली में ट्रांसफार्मर के टैंक में क्या भरा जाएगा, तो ना तेल भरा जाएगा ना पानी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल अच्छे से समझाई है। फिर भी कोई कमी रहे
तो हमें आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।